तो भाइयों और बहनों, एक हफ्ते आनंद भाई को छुट्टी देने के बाद मैं एक बार फिर से आ चुका हूं। बिठा दिया गया है क्योंकि इस हफ्ते हमारे पास ढेर सारी खबरें हैं और आखिरी साप्ताहिक डेडपूल सेगमेंट। काफी खेद के साथ कहना पड़ेगा, बोलते हुए भी दुख हो रहा है, लेकिन उसकी जगह हम एक नया सेगमेंट लेके आ रहे हैं जिसके बारे में आपको जल्दी ही पता चलेगा। लेकिन स्टार्ट करेंगे RDJ के आयरन मैन की जो खबर आई थी उसी के ऊपर एक और नई खबर आते हुए कि मार्वल स्टूडियोज जो है वो अपने एवेंजर्स की अगली मूवीज के लिए एक नए आयरन मैन को तलाश कर रही हैं। एंड दैट आयरन मैन इज गोइंग टू बी नन अदर देन टॉम क्रूज। अरे यार, तो पूरा गीला ही हो गया, ऐसा बोलना पड़ेगा अगर ये सच हो जाता है तो। बिकॉज अगर सूत्रों की मानी जाए तो ये कैरेक्टर एक्चुअली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में सेट टू अपीयर था, बट ही कुड नॉट ड्यू टू सम शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने RDJ को एक डिफरेंट रोल पकड़ा दिया है तो फिर वो चाहते हैं कि टॉम क्रूज आयरन मैन बन के आए। लेकिन अगर ये सच में हो जाता तो एक बार सोच के देखो, टॉम क्रूज का सुपीरियर आयरन मैन एक तरफ और उसके सामने है RDJ का डॉक्टर डूम। कहां से पानी छूटेगा ये तो हम भी नहीं बता सकते। फिर इसके बाद फीबी वॉलर-ब्रिज एक नई टूम रीडर मूवी बना रही है और उसके लिए वो लोग अगले साल से कास्टिंग भी शुरू करेंगे। ये बेसिकली जो पुरानी टूम रीडर मूवी आई थी, जो पुरानी मूवीज का भी रिबूट थी, ये उसका भी रिबूट होगी। और उसके लिए वो कह रहे हैं कि हम तलाश तो कर रहे हैं एक्ट्रेस की। मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इनफैक्ट हम उनके नाम की संस्थान भी चला है। फिर इसके बाद जोकर के डायरेक्टर टॉड फिलिप्स ने कहा कि जोकर 2 में भी हमको ऐसा जोकर देखने को नहीं मिलेगा जो हम लोग बैटमैन मूवीज में देखते हुए आ रहे हैं। बिकॉज आर्थर क्लियरली गौतम का क्लाउन प्रिंस नहीं है। ये बात तो हर कोई समझ सकता है, बेचारा सिंप है बस। पिछली वाली में जाजी पे कर रहा था, इस वाली में गागा पे करेगा। फिर इसके बाद एरिक क्रिप्के जो कि बॉयज के अगले सीजन पे काम कर रहे हैं, बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से उन्होंने बॉयज के कई सारे स्पिन ऑफ भी अनाउंस करे, जिसमें से एक वॉट राइजिंग करके भी था जो बॉयज की प्रीक्वल कहानी बताएगा। मतलब वॉट आखिरकार बना कैसे, और इसके मेन कैरेक्टर सोल्जर बॉय और स्टॉर्म फ्रंट होने वाले हैं, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। तो क्रिप्के साहब ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि हम इस वाले शो में हीरोगैज़म ना दिखाएं, बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। सोल्जर बॉय और स्टॉर्म फ्रंट वो थे जिन्होंने हीरोगैज़म की शुरुआत करी, तो इसमें दिखाना तो बनता है। ठीक है साहब, आप दिखाओ इस स्टॉर्म का फ्रंट तो मैं भी देख। फिर इसके बाद डेयर डेविल में डेयर डेविल प्ले करने वाले चार्ली कॉक्स ने बोला है कि वो बहुत ही जल्दी हम सबको दिखेंगे D23 के D20 बेसिकली 11 अगस्त वहां पर और 12 अगस्त हमारे यहाँ पर D23 जो होगा उसमें डेयर डेविल बॉर्न अगेन को प्रमोट करने के लिए आएंगे। लेकिन उनकी डेयर कथा यहाँ पर खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सीजन 1 तो अपनी जगह पे है, लेकिन बहुत ही जल्दी वो लोग डेयर डेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 पे काम करना भी शुरू करने वाले हैं। चार्ली भाई, आपका कैरेक्टर देख नहीं सकता, ये बात सोच के बहुत लोग आपको छोड़ देते हैं, नहीं तो यही काम टॉम हॉलैंड ने कर दिया होता ना। माँ कसम, सोनी वाले भी दरवाजा नहीं खोलते। और करने कराने से निकल के आई है एंथनी मैकी, जो कि टॉम हॉलैंड पे छीटाकशी कर रहे थे। उन्होंने टॉम हॉलैंड वाला ही काम कर दिया। एक इंटरव्यू में हैरिसन फोर्ड के साथ बैठे हुए थे, हैरिसन फोर्ड और उनकी अच्छी खासी बातचीत चल रही थी। इतने में हैरिसन फोर्ड ने उनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट क्या कर दिया, बंदे ने बोल दिया कि पिक्चर में हल्क अपीयर होगा, और लाल वाला नहीं हरा वाला। मतलब इंटरव्यू सही जा रहा था। इंटरव्यूअर ने बस ये क्वेश्चन पूछा कि आपका हल्क के बारे में क्या ख्याल है, तो वो हल्क की बैक स्टोरी पे बात करने लग गए। इतने में हैरिसन फोर्ड ने कह दिया, कौन सा हल्क? उसने कहा आपके हल्क की बात नहीं हो रही, दूसरे वाले हल्क की। अबे बोलने लग गया, हाँ जब वो अपीयर होगा इस मूवी में तो हम उसको पुरानी मूवी से कनेक्ट नहीं करेंगे, इस पिक्चर में कुछ अलग लेके आएगा, उसका नया कॉन्फ्लिक्ट सेट किया जाएगा। मैकी भाई, जो चाबुकबाजी होगी ना इस इंटरव्यू के बाद, 3 दिन तक तो ऑन योर लेफ्ट देख भी नहीं पाओगे। लेकिन अपना तो फायदा है, अपन को ये पता चल गया कि इस पिक्चर में ग्रीन हल्क आने की पूरी संभावना है। और आए भी क्यों ना, मैं पहले भी बोल चुका हूं, जब विलन हल्क का, कैरेक्टर्स हल्क के, गर्लफ्रेंड हल्क, चड्डी, सब कुछ तो हल्क का है, फिर वो आएगा क्यों नहीं। फिर इसके बाद जैक स्नाइडर ने रिसेंटली कहा कि वो अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए कुछ ऐसा हल्का फुल्का काम करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा VFX हेवी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि कुछ स्मॉल बजट का काम मिले और कुछ भी VFX ना हो उसमें। आई लाइक योर आइडिया सर, कुछ हॉरर सा बना दो जैसे पहले बनाया करते थे। लेकिन फिर उनसे जब पूछा गया कि आपका ये नए सुपरमैन सूट के बारे में क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको अभी जज नहीं करना चाहता, जब तक मैं मूवी देख नहीं लूंगा तब तक मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कहा कि वो इस सूट की बैक स्टोरी के लिए काफी एक्साइटेड है, और जब तक उनको इसकी लोर नहीं पता चल जाती, इसके पीछे की कहानी नहीं पता चल जाती, तब तक वो इसको जज करना ठीक नहीं समझते। कुछ नहीं, इस कमेंट के डायरेक्टर्स कट का वेट कर रहा हूं। फिर इसके बाद जॉर्ज कभी ना लिखने वाले मार्टिन साहब ने यह कहा कि उनके 7 गेम ऑफ थ्रोन्स के शो डेवलपमेंट पे है, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स के स्पिन ऑफ से बनाए जा रहे हैं। 3 लाइव एक्शन होंगे और 4 एनिमेटेड। एंड ये हाउस ऑफ द ड्रैगन और अ नाइट ऑफ 7 किंगडम्स जो आने वाला है उसको इंक्लूड करके नहीं है।
और साहब किताबों का क्या हुआ? कभी कभी तो लगता है मार्शाल्लाह अली इन्हीं से सीख के आए हैं, एक लिखना नहीं चाह रहा, दूसरा लिख नहीं पा रहा। खैर आखिरकार आप सबका स्वागत है रोस्टवर्स के आखिरी, एटलीस्ट बहुत लंबे टाइम तक तो, साप्ताहिक डेडपूल सेगमेंट में। तो डेडपूल एंड वोल्वरीन ने अभी तक की सबसे बड़ी आर रेटेड मूवी की एक ओपनिंग ली है एंड जहां तक दिख रहा है मूवी प्रोबेबली बिलियन को क्रॉस करेगी। और इसके साथ ही साथ मूवी के कई सारे सीन्स ऑनलाइन निकल के आ रहे हैं जिनको रायन रेनॉल्ड्स ने खुद भी डालना शुरू कर दिया, जिसमें से एक था थॉर क्यों रो रहा था, उसका जवाब भी मैं बहुत जल्दी दूंगा आपको। लेकिन फिर उस पोस्ट को उठा करके रीट्वीट मार दिया क्रिस हेम्सवर्थ ने खुद ही कि आई कैन कीप सीक्रेट्स टू, मतलब मेरे को पिक्चर में ले लेते तो क्या चला जाता, तुम्हारा पूरी दुनिया तो भर ली थी। तो उसके ऊपर रायन रेनॉल्ड्स ने कहा कि यू आर नॉट माय फेवरेट क्रिस। नहीं ऐसा नहीं है, वो सीक्रेट वॉर्स पे होंगे। रायन रेनॉल्ड्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलियंस इतना अच्छा सीक्रेट रख नहीं सकते, तो उस बात को दबा दिया गया वहीं पर। लेकिन साथ में रायन रेनॉल्ड्स और क्रिस लेवाई ने ये भी क्या बोला तूने? क्रिस लेवाई ने ये लाइन काट देना। लेकिन साथ ही साथ शॉन लेवाई और रायन रेनॉल्ड्स ने ये बात भी कंफर्म करी कि जो डेडपूल एंड वोल्वरीन का इनिशियल ड्राफ्ट था उसमें ये लोग मेफिस्टो को मेन विलन चूज कर रहे थे। मदर फादर स्टेप बिरादर, मेरे मजे लेने के लिए करते हो क्या सब? फिर इसके बाद सैग आफ्ट्रा ने कहा कि एक्टर्स की स्ट्राइक जो कि वीडियो गेम इंडस्ट्री के खिलाफ चल रही है, उस वजह से GTA 6 के डेवलपमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले इन्होंने कहा था कि अगर सही टाइम पे खत्म नहीं हो तो पड़ जाएगा, फिर इसके बाद इनके शब्द बदल गए अचानक से। रॉकस्टार वालों ने कुछ रॉक कर दिया लगता है। फिर इसके बाद नोबडी के सीक्वल नोबडी 2 में शारन स्टोन को कास्ट कर लिया गया है। देयर आर नो जोक्स हियर, जस्ट अप्रिसिएशन। वहीं दूसरी तरफ जेम्स गन की सुपरमैन ने अपनी फिल्मिंग को रैप अप कर लिया है पूरी तरह से, और उसके लिए जेम्स गन ने भी स्टेटमेंट दिया। काफी लंबी चौड़ी पोस्ट थी, उसका संक्षिप्त मैं आपको बता देता हूं। तो उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे इंसान की कहानी बताने गए जो अच्छा है, जो काइंड है, अच्छे काम करना पसंद करता है, उसके आसपास का समाज भले ही वैसा ना हो फिर भी। और जब वो ये मूवी बनाने गए तो उनको वैसे ही लोग मिले, मतलब बुरे नहीं, अच्छे लोग जो कि काइंडनेस से भरे हुए थे, और इसी वजह से वो इस मूवी को टाइम पे कंप्लीट कर पाए। और इस चीज के लिए वो अपने कास्ट एंड क्रू के हमेशा आभारी रहेंगे। और अब हमको थिएटर्स में मिलेंगे, हम भी आपसे थिएटर में मिलना चाहते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि थिएटर में इसी के 2 हफ्ते बाद एक पिक्चर और रिलीज होगी, वो भी मार्वल की है, वो भी VFX हैवी है, वो भी सुपर हीरो की है। लेकिन अब जब सुपरमैन की फिल्मिंग खत्म हुई है तो उसकी फिल्मिंग शुरू हो रही है। दैट इज फैंटास्टिक फोर आई एम टॉकिंग अबाउट। और इतने सारे मासी मोमेंट्स के बीच में हेलबॉय वाले ने सोचा कि हमने इतनी हग्गू पिक्चर बनाई है, इसका ट्रेलर भी यहीं पे फंसा देते हैं, कोई देखेगा ही नहीं। लेकिन रोस्ट फर्स्ट की नजरों से कुछ भी नहीं छुप सकता। इतना कैंची छोले जैसा ट्रेलर बनाओगे, 4 गाली तो दूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूं। ट्रेलर को देखकर हेलबॉय खुद भी सोचता होगा यार इससे अच्छा तो नरक में ही था, या यही नरक है। फिर इसके बाद हमको इनविंसिबल के अगले सीजन के बारे में भी कुछ डिटेल्स पता चल चुकी है। इसके शोरनर ने कहा कि जो मार्क ग्रेसन मतलब इनविंसिबल है, वो सीजन 3 में काफी इंटेंस होगा, और हमने उसका ये वाला सेल्फ अभी तक देखा नहीं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि सीजन 4 सीजन 3 के सामने और भी ज्यादा खतरनाक है। जब आप सीजन 4 देखोगे तो आपको लगेगा सीजन 3 उसका पिद्दी बच्चा है, तो चौथा ही दिखा दो। फिर गांव बसानी पेड़े पहले बांटने शुरू कर दिए। इसी वजह से तुम्हारे सीजन 2 को भी तुमने प्रमोट नहीं किया। वीडियो बनाओ, चल कंट्रोल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्वागत है आप सभी का हमारे साप्ताहिक फैंटास्टिक 4 सेगमेंट में। तो कॉमिक कॉन के बाद हमको काफी सारी डिटेल्स पता चली हैं। सबसे पहली तो ये कि फैंटास्टिक 4 जो आने वाली है वो एक ओरिजिन स्टोरी नहीं होगी। इसमें जब हम मार्वल की वो पहली फैमिली को देखेंगे तो इनके पास ऑलरेडी सुपर पावर्स होंगी। तो मतलब कॉमिक कॉन में जो छुप के मैंने लीक फुटेज देखी वो सब एक धोखा था। नहीं, क्योंकि उसमें तो आप इनको अंतरिक्ष में भेज रहे थे ना उनकी पावर्स के लिए, तो वो होगा ही नहीं पिक्चर में। मेरे को ये अच्छा लगा, मार्वल वाले अपने तरीके से काम करते हैं। एग्जाम के आखिरी डे पढ़ाई करो, फिर चाहे पास हो या फेल। प्रोजेक्ट के आखिरी डे उसे कंप्लीट करो, फिर चाहे कैसा भी आड़ा टेढ़ा बन जाए। फैंटास्टिक 4 के साथ ये नहीं चलेगा। स्पीकिंग ऑफ विच, मैट शैकमैन ने ये बात कंफर्म कर दी कि उनको रॉबर्ट डाउनी जूनियर की डॉक्टर डूम वाली कास्टिंग के बारे में पहले से पता था, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कीप इट अ सीक्रेट। वो सब छोड़ो, ये बताओ पिक्चर में आएंगे कि नहीं तुम्हारी। अगर इस बात का जवाब जानना चाहते हो तो एक वीडियो बनाया था, यहाँ पे होगा, देखना जरूर। और इसके साथ ही साथ हमको बैक्स्टर बिल्डिंग की भी पहली झलक देखने को मिल गई। मतलब ऐसे एक इमेज दिखाई गई है जिसमें थोड़ी बैक्स्टर बिल्डिंग टाइप की दिख रही है और ठीक लग रहा है। एंड स्पीकिंग ऑफ बिल्डिंग्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे अगले और नए सेगमेंट में। क्या हुआ, डेडपूल चला गया तो हम नए सेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे साप्ताहिक टोपी सेगमेंट, क्योंकि केविन जी जो है वो हर हफ्ते आकर कुछ आड़े टेढ़े बयान दिए जा रहे हैं और उनके ऊपर एक सेगमेंट ना बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बिल्डिंगों की बात निकली है तो केविन फाइगी जी ने कहा कि हमको जल्द ही पता चल जाएगा कि आखिरकार एवेंजर्स टॉवर को किसने खरीदा था। हाँ, वही एवेंजर्स टॉवर जिसको स्पाइडरमैन होम कमिंग में हमने देखा था कि वो बिकाऊ है और बिक चुका है। वो आज तक नहीं पता चला कि किसने खरीदा।
इसके अलावा साहब जी ने ये भी कहा कि नोवा की एक सीरीज जो है उस पे काम किया जा रहा है, लेकिन उसको रिलीज होने में कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे। पिछले 3 साल से तो मैं ये सुनता आ रहा हूं और 3-4 साल लग जाएंगे, तो ये मान के चलूं कि कभी नहीं होगी। इसको नोवा क्यों बोल रहे हैं, ब्लेड पार्ट 2 बोल दो। वहीं दूसरी तरफ साहब जी ने ब्लेड मूवी को लेकर भी एक अपडेट दी। उन्होंने कहा कि वी आर हार्ड एट वर्क एट क्रैकिंग दिस मूवी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इसको रश नहीं करना चाहते, हम इसको प्रॉपर टाइम देना चाहते हैं और एक प्रॉपर ब्लेड मूवी बनाना चाहते हैं। छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी साहब, लेकिन ब्लेड पिक्चर बना रहे हो या पावर पफ गर्ल्स, उसमें भी कम से कम मसाला शक्कर सब कुछ अच्छा डाला और केमिकल एक्स मिलाने से बन तो गई थी। यहाँ आप कम से कम मोजो जोजो ही बना दो। लेकिन फिर उन्होंने दिल खुश कर देने वाली बात भी करते, उन्होंने कहा कि इटर्नल्स 2 के कोई इमीडिएट प्लान्स नहीं है। एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे केवी साहब। फिर किसी ने उनसे पूछा कि क्या एमसीयू की सीक्रेट टाइमलाइन का एंकर बीइंग आयरन मैन था, क्योंकि अब वो मर चुका है तो ये सीक्रेट टाइमलाइन भी डिस्ट्रक्शन के करीब है। तो केविन फाइगी ने कहा कि ये अच्छा सवाल है, तुमने एंकर बीइंग की बात करी, मुझे यही सुन के बहुत अच्छा लगा। जवाब देना नहीं चाहते हैं, खुद के ऊपर भी स्नाइपर तान रखिए। वहीं दूसरी तरफ जब जॉनथन मेजर से पूछा गया कि आपको आरडीजे के डॉक्टर डूम की खबर सुनकर कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि वो थोड़े हार्ट ब्रोकन है। वो मतलब गैंग के साथ ऐसा चाहते नहीं थे, ये तो मार कुटाई करने से पहले सोचना चाहिए था ना पोलार्ड भाई। फिर थंडरबोल्ट्स के ऊपर स्टेटमेंट देते हुए डेविड हार्बर ने ये कहा कि ये एमसीयू का एक बहुत ही बड़ा पार्ट चेंज करके रख देगी, क्योंकि हम लोग एक ऐसी फोर्स के खिलाफ खड़े हुए हैं जिसको कोई समझ नहीं सकता, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता, और जब इससे बाहर निकला जाएगा तो यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। इसका नाम क्यों नहीं ले रहे सब? नाम वोल्डेमॉर्ट है क्या? सेंट्री बोलने में डर क्यों लगा, फट क्यों रही है सबकी? लेकिन वही दूसरी तरफ जोलो मारिद्वाना जो कि ब्लू बीटल का रोल प्ले करते हैं डीसीयू में, उन्होंने ये बात भी कंफर्म कर दी कि कुमेल नंजेनी जो है वो बूस्टर गोल्ड का रोल प्ले करेंगे। जेम्स गन इस पे चुप्पी साधे हुए हैं, तो हम सच मान भी सकते हैं, मतलब हो भी सकता है। लेकिन नेटफ्लिक्स वाले भी पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि उन्होंने स्क्विड गेम के सीजन 2 का कुछ दिखाया है एंड इट लुक्स काइंड ऑफ गुड। बट इसके साथ ही साथ हमको ये पता चला कि सीजन 3 के साथ ये पूरा का पूरा शो खत्म हो जाएगा और सीजन 3 रिलीज होगा 2025 में स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल सीजन के साथ। लेकिन इसके बाद स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए सेगमेंट में, जिसका नाम है साप्ताहिक एवेंजर्स सेगमेंट। इसमें हम लोग डूम्सडे की भी बात कर सकते हैं, सीक्रेट वॉर्स की भी। आपको टाइम स्टैम्प देख के बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि अंदर क्या है जब तक देखोगे नहीं। तो सबसे पहले हमको ये पता लग गया है कि आरडीजे की जो मार्वल के साथ डील हुई है डॉक्टर डूम बनने की, वो बहुत खतरनाक है। मतलब आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। एवेंजर्स एंड गेम के लिए उन्होंने 75 से 80 मिलियन के आसपास कुछ लिए थे, लेकिन इसके लिए वो और भी कई ज्यादा ले रहे हैं, कुछ नहीं पता कितना। उसके अलावा प्राइवेट जेट से ट्रैवल, अपनी खुद की सिक्योरिटी ऑन सेट, एक प्राइवेट ट्रेलर इनकैंपमेंट, बस ट्रंप के सामने नहीं खड़े हो रहे, ये बहुत बड़ी बात। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जेरेमी रेनर जो कि हॉकाई का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने कहा कि काफी बड़ा टास्क हो जाएगा। एवेंजर्स डूम्सडे में इतनी बड़ी कास्ट को एक साथ लेके आना काफी बड़ा टास्क हो जाएगा। पहले ये तो कंफर्म कर लो कि आप आ रहे हो कि नहीं। इन्फिनिटी वॉर में तो थे नहीं, डूम्सडे के पहले स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए। बोल रहे एवेंजर्स की व्हाट्सएप ग्रुप चैट में हम ओजी 6 लोग हैं, जिसमें से एक को भी आरडीजे ने एक शब्द नहीं बोला, उस पर कोई वर्ड नहीं है। तो फिर आप डूम्सडे में आने के लिए कैसे अपने आप को पहले से ही। लेकिन एक ऐसी खबर और भी आ रही है, अब ये कंफर्म नहीं, मार्वल कुछ कंफर्म तो करता नहीं है, तो ये सुनने में आ रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे के बाद और सीक्रेट वॉर्स के पहले, मतलब इनके बीच में जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, मूवीज और टीवी शोज, वो सारे के सारे बैटल वर्ल्ड में टेक प्लेस कर सकते हैं। अब ये क्या है क्या नहीं है, इस पे किसी और वीडियो में अच्छे से मैं बात करूंगा और सब कुछ भाई सब बताएगा। बट हाँ, इसके साथ हमको ये पता चल गया कि एवेंजर्स एंड गेम के कंपोजर एलन सिल्वेस्ट्री, जिन्होंने वो वो म्यूजिक दिया था, वही सेम एवेंजर्स डूम्सडे के लिए रिटर्न कर रहे हैं। बस जैसा आपने एवेंजर्स को म्यूजिक दिया है, वैसा ही कुछ तड़कता भड़कता डूम को भी दे दो, मजा आ जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, एवेंजर्स डूम्सडे जिसकी फिल्मिंग जनवरी 2025 में स्टार्ट होनी थी, उसको उन्होंने थोड़ा सा आगे खिसका के 2025 के सेकंड क्वार्टर में रख दिया है, और वो भी लंदन में। तो इसका मतलब ये है कि स्क्रिप्ट पे अच्छा खासा ताबड़तोड़ काम तो चल रहा है, बस वो सीक्रेट वॉर्स में स्टार लॉर्ड वाला मोमेंट देख लेना, बाकी तो सब ठीक है। लेकिन साथ में ये भी सुनने को मिल रहा है कि ब्लेड अपने स्केड्यूल पे, मतलब नवंबर 2025 में हमको ब्लेड अभी भी देखने को मिल सकती है। इतना कॉन्फिडेंस मुझे भी अपनी जिंदगी में चाहिए। बट साथ में और भी काफी सारी चीजें पता चली हैं, जैसे कि मार्वल के फ्यूचर की स्लेट, बिकॉज D23 में हमको इसके बारे में और भी डिटेल में पता चलेगा। बट फिलहाल के लिए इनकी रिलीज डेट का कुछ हिसाब किताब समझ में आ रहा है। तो अगर ब्लेड 2025 में रिलीज हो जाती है अपने शेड्यूल के हिसाब से, तो हमको 4 मूवीज 2025 में देखने को मिलेंगी। लेकिन उसके बाद एवेंजर्स डूम्सडे से पहले फरवरी 2026 में एक मूवी और रिलीज होगी, जिसका नाम अभी तक बताया नहीं गया। फिर 1 मई 2026 को एवेंजर्स डूम्सडे आएगी। लेकिन ये मार्वल के लिए एंड नहीं है इस साल का, क्योंकि नवंबर 2026 में एक मूवी और भी है जो डूम्सडे को फॉलो अप करेगी,
एवेंजर्स मूवी नहीं होगी ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। फिर 2027 में 3 मूवीज है, जिसमें से पहली आएगी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, जो कि मई में रिलीज होगी। उसके बाद 23 जुलाई 2027 को एक और मूवी है, और 5 नवंबर को एक और। अबे जो भी मूवीज हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता, मोस्ट प्रोबेबली D23 में अनाउंस करी जाएंगी, और ये स्लेट जो खाली लग रही है एकदम भरी भरी दिखेगी हमको। और अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी भी आपको भरी भरी दिखे, तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब